हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी दानापुर और बिक्रम के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए हर दिन की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्हें बिहार के चुनावी हालात की पल पल की खबर है। मुकेश जी, दानापुर पहली चुनावी तस्वीर में मैं यही कहूँगा कि यहाँ गुरु और चेला के बीच की लड़ाई है। जब मैं गुरु कह रहा हूँ तो मैं लालू प्रसाद कह रहा हूँ, और चेला कह रहा हूँ तो रामकृपाल जी की बात कर रहा हूँ। रामकृपाल जी पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को पटकनी दी थी। और जो रामकृपाल जी की जीत थी उसमें मोदी लहर का बहुत बड़ा रोल था। इस चुनाव में मोदी लहर कितना है नहीं है ये अभी देखने वाली बात है। तो अभी मैं आपको इतना ही कहूं कि भाजपा इस सीट पे यदि किसी पे दांव खेली है तो सबसे ज़्यादा रामकृपाल जी के ऊपर दांव खेली है। रामकृपाल जी कितना काम कर पाते हैं और उस बेसिस पे फिर आगे रामकृपाल जी को मंत्री भी बनाया गया है केंद्र में, इसीलिए। मुकेश जी, अगर दानापुर सीट की बात करें तो यादवों की दबदबे वाली सीट आप कह सकते हो, लेकिन क्या वजह है कि लालू यादव को उस तरह दानापुर ने दाना नहीं डाला जिसके वो हकदार रहे थे? तो वही मैंने कहा ना कि मोदी जी की जो लहर थी उसमें लालू जी के सारे दाने उड़ गए, और जब सारे दाने उड़ गए तो मोदी जी का जो रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पर, जो नुमाइंदगी कर रहा था मोदी जी को, उनको उन्होंने जिता दिया। और रामकृपाल बहुत वर्षों तक उस सीट में लालू जी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह, और दानापुर से वो असेंबली में भी गए हुए हैं पहले। तो अब कौन बड़ा यादव नेता, अभी जैसे बिहार में एक रेस सा लगा हुआ है। सारे जो सेकंड रंग और यंग यादव लीडर्स हैं, जैसे पप्पू हैं, रामकृपाल हैं, ये लोग रेस में लगे हुए हैं कि लालू का रिप्लेसमेंट कौन देगा। तो क्या लालू जी की इनिंग आप समाप्त मान रहे हैं इस चुनाव से? इस चुनाव में हार के बाद लालू जी की इनिंग तो समाप्त हो जाएगी यदि हार गए तो, और नहीं हारते हैं और जीत हुई, चुनाव तो वो खुद नहीं लड़ सकते हैं, कम से कम परिवार का अस्तित्व बचा रहेगा। तो उनके दोनों बेटे चुनावी मैदान में हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे उनके पूरे सियासी गणित पर? देखिए, लालू जी एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो उनकी तरफ से एक कोशिश है कि वो अपने बच्चों को राजनीति में जमवा दें और अपने आँख के सामने में, जो कि मुलायम सिंह पहले कर चुके हैं। और लालू जी मुलायम सिंह के मॉडल पे चलते हैं। जैसे एक्सटेंडेड फैमिली लेकर मुलायम सिंह चल रहे हैं, उसी तरह से लालू, चूँकि उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है कि वो एक्सटेंडेड हो जाता है, तो वो एक्सपेंशन जो मुलायम सिंह अपने चाचा भतीजा और इन लोगों को लेकर करते हैं, वो लालू जी अकेले ही काफी। मुकेश रंजन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। बिहार की एक चुनावी रैली के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने चॉपर की ओर बढ़ रहे थे तो संघ के एक पुराने स्वयंसेवक और भाजपा के एक जिला अध्यक्ष ने मोदी की ओर कागज बढ़ाया। मोदी ने लपक कर वो कागज लिया और उसे फोल्ड कर अपनी जेब में रख लिया। चॉपर के आसमान में उड़ते ही मोदी ने जेब से वो पुर्जा निकाल उसे पढ़ना शुरू किया। उस पत्र का मजमून कुछ यूं था: मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बावजूद आपको बिहार चुनाव की किस हद तक चिंता है और आप भाजपा की जीत यहां सुनिश्चित करने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं। वहीं बिहार भाजपा में ऐसे शीर्ष नेताओं की कमी नहीं है जो इन चुनावों में सिर्फ पैसे की बंदरबांट में लगे हैं।
यहाँ तक कि इनमें से कईयों ने तो पार्टी टिकटों की बोली लगा दी है। भाजपा के टिकट का रेट इस दफे के चुनाव में 2 से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है और कई बिजनेसमैन को पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार बनाया है। लगता है ये बात प्रधानमंत्री को गहरे तक चुभ गई और जब अगली चुनावी सभा में स्टेज पर पहुंचे तो उनका चेहरा तिलमिला रहा था। सुशील मोदी ने जब मंच पर उनका झुककर अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री के चेहरे से तब एक तरह की बेरुखी साफ तौर पर झलक रही थी। हाँ, इसके बाद उन्होंने वहां के स्थानीय भाजपा प्रत्याशी का गर्मजोशी से हाथ थपथपाकर अभिनंदन किया। चुनावी चटखरे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाला दानापुर विधानसभा क्षेत्र राजधानी से बिल्कुल लगा इलाका है, लेकिन यहां की बदहाल तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी सुदूर पिछड़े इलाके में आ गए हों। प्रशासन के सारे सिरे यहां अपनी पकड़ छोड़ते नजर आते हैं। पटना शहर की चमक जिनकी सीमाओं को छू रही हो, वहां हर तरफ गंदगी और बदहाली चौंकाने वाली है। जल निकासी के नाम पर जाम पड़े और खुले नालों का दीदार आम बात है। जरा यहां नजर डालिए, ये नाला ही रास्ता तय करना बहुत मुश्किल है। कचरा प्रबंधन के नाम पर किसी सिस्टम का आभास तक नहीं होता। यहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन दवा नहीं मिलती, नल लगे हैं लेकिन ठीक से पानी नहीं आता। शौचालय का अभाव यहाँ की गरीब पिछड़ी महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है। रोजगार के लिए युवाओं का पलायन बदस्तूर जारी है। जानकर हैरानी होती है कि यहाँ से बीजेपी की आशा देवी लगातार भारी मतों से जीती रही हैं। यादवों के दबदबे वाले इस इलाके में लालू यादव भी विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ के हालात जस के तस बने रहे। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार के चुनाव में विकास के वादे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी यहां के वोटरों को कौन सा लॉलीपॉप थमाती है, विकास या मंडल पार्ट 2। देखिए, विकास और मंडल पार्ट 2 पे बहस करने के पहले मैं एक बात कहूँगा कि 7.5 साल, पिछले 10 साल का 7.5 साल भाजपा जब नीतीश बाबू की सरकार में साथ काम कर रही थी तो नगर विकास मंत्रालय भाजपा के कोटे में रहा और नगर विकास मंत्रालय का ही काम था कि वो जितने भी मोहल्ले हैं, वो राजीव नगर हो या वो आपका आशियाना नगर हो या एजी कॉलोनी हो या और जो शिवपुरम है, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ जो आप जल निकासी और इन सब की बातें, नाला और सड़क में फ़र्क नहीं है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम हैं, ये प्रॉब्लम पहले भी थे, आज भी हैं और 7.5 साल लोगों ने भाजपा को भी देखा है। और जब विकास की बात करते हैं तो चुनाव के वक्त विकास की बात हो रही है। विकास न पहले हुआ था, आगे होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मुकेश जी, अगर उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा ने फिर से आशा सिन्हा पर दाव लगाया है और महागठबंधन की ओर से राजद के उम्मीदवार राजकिशोर यादव चुनावी मैदान में है। तो पहली नज़र में किसकी उम्मीदवारी आपको ज़्यादा मजबूत दिखती है? वर्चस्व की लड़ाई होगी दानापुर क्षेत्र में इस बार और ताकत लालू की तरफ से भी बहुत झोंका जाएगा और रामकृपाल भी अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार चुनाव में जीत उनके केंद्रीय मंत्री बने रहने का बहुत बड़ा गारंटी देगा। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव को 78,737 वोट मिले तो राजद की मीसा भारती को 54,973 वोट ही मिल सके। जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव को मात्र 11,418 वोटों से संतोष करना पड़ा तो बीएसपी के राजकुमार राम को मात्र 1,702 वोट ही मिल सके। ये जो आंकड़े हैं, मीसा भारती पिछड़ गई काफी रामकृपाल से। तो मैंने पहले भी कहा कि ये तो क्या यादव वोटरों में
यादव वोटों में भी बंटवारा हुआ 2014 2014 में यादव वोटों में बहुत बंटवारा हुआ, और यादव वोटों के साथ जो मैंने आपको कहा कि नहर के इस तरफ वाले जो वोटर हैं वो कमिटेड भाजपा वोटर हैं, और जो कमिटेड भाजपा वोटर होते हैं वो कैंडिडेट नहीं देखते हैं, जो भाजपा का नुमाइंदा होता है उसको वोट दे। तो यादवों में थोड़े टूट के आए रामकृपाल के साथ, लेकिन ये वोट मिलाकर जो सवर्णों का वोट है इधर शहरी इलाके में, जो बेली रोड वाला इलाका मैंने आपको बताया, उसके कारण रामकृपाल को एडवांटेज मिला। और एक मोदी लहर तो थी ही थी, तो उस मोदी लहर और ये जो कॉम्बिनेशन बना, थोड़ा सा यादव मिल गया और पूरा का पूरा भाजपा का जो कैप्टिव वोट है वो मिल गया, उसके कारण उनको एडवांटेज मिला। अब देखिएगा तो मीसा भारती और रामकृपाल में जो डिफरेंस है वोट का, वो 20-22 हज़ार का वोट, 20-22 हज़ार का वोट डिफरेंस है। अब इस असेंबली सेगमेंट में लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखिए तो एकदम से आप एक तरफा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लालू का बेस ही खत्म हो गया वहाँ। नीतीश कुमार का कितना असर है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र पे नीतीश कुमार का असर इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार इस क्षेत्र से खास करके इस असेंबली सेगमेंट में चुनाव लड़े ही नहीं है आज तक, क्योंकि ये उनके कॉम्बिनेशन में पहले वाले एनडीए का नहीं, नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीतिक तासीर है, जो उनकी पूरी शैली है, राजनीतिक शैली, तो क्या उन्होंने अपने लिए वोटर यहाँ जुगाड़ किए हैं? नहीं, वो नहीं कर पाए हैं। उसका कारण ये है कि या तो यादव वोट हैं, नहीं तो वो अर्बन वोट हैं जो आज नीतीश कुमार से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। तो फिर नीतीश कुमार के लिए तभी मैंने कहा कि ये सीट अभी गुरु चेला के बीच की लड़ाई है। अब इसमें देखना है कि गुरु गुड़ बनता है कि चेला चीनी बनता है। क्या वजह है मुकेश जी कि लालू यादव को जनप्रतिनिधि चुना इस क्षेत्र ने, बावजूद इसके विकास की डोर इनके हाथों में नहीं आई? देखिए, लालू प्रसाद के 15 साल के कार्यकाल में विकास की बात करना बेमानी है। उन्होंने एक तरह से आवाज़ दी, वॉइस दिया और एक उफान लाए अपनी आइडेंटिटी को लेकर दलित और पिछड़ों में। जो उपेक्षित तबका था उनको एक आवाज़ दी और उसके कारण कई सारी गलतियां की उन्होंने, और उन गलतियों के कारण जंगल राज का और लॉ एंड ऑर्डर का, ये वाला इलाका लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ा फेमस रहा है। तो पर नीतीश बाबू के आने के बाद 2005 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, क्योंकि विकास का मुद्दा तो इनका था, विकास का मुद्दा लालू जी का तो था ही नहीं था। लालू जी की नुमाइंदगी हो या उनके पार्टी के किसी की भी, विकास तो मुद्दा ही नहीं था। तो अंतिम निर्णायक चुनावी तस्वीर दानापुर की क्या पेश करना चाहेंगे आप? टफ फाइट, दिलचस्प और कड़ा मुकाबला। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है दानापुर के जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। पूरा कचरा पूरा रहता है, कोई साफ सुथरा कलर नहीं रहता है। यहाँ पर जाम लगता है तो लग नहीं देता है। नाली वगैरह का व्यवस्था नहीं है, बारिश होने के बाद बहुत जाम हो जाता है, रोड डिस्टर्ब हो जाती है। बरसात में यहाँ पे पानी जम जाता है, उसका कोई देखभाल नहीं होता है। हमारा साधन पका जगह नहीं है। शौचालय जोड़ होना चाहिए। इतना दिक्कत है कि ना लाइन न पंखा बिजली कुछ है ये नहीं। आशा देवी उगड़ी कहन की बनवा देंगे नाली पैखाना, आज तक ना नाली बना ना पैखाना बना। तीनों बार जीत के गए, एको बार कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगारी ज्यादा है यहाँ पर, रोजगारी बहुत कम है। दवाई हॉस्पिटल से नहीं मिलता है। कोई नहीं आया, बस आता है हाथ जोड़ के आता है वोट के लिए, उसके बाद चल जाता है, कोई मतलब ही नहीं रखता है महिला से। यहाँ पर डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया, बहुत आदमी यहाँ पर मरीज अस्पताल में भी गए हैं। हम लोग को नाली चाहिए, शौचालय नहीं, शौचालय चाहिए, रोड की सफाई चाहिए, और क्या चाहिए। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे बिक्रम विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आप पहुंचे हैं बिक्रम विधानसभा के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, बिक्रम पहली चुनावी तस्वीर। देखिए, विक्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे लग रहा है कि दलित और महादलित, राजपूत, यादव, ये और थोड़ा बहुत मुसलमान है, ज़्यादा नहीं। तो ये जो तीन है ना, पहले वाले जो मैंने बोला, दलित, महादलित और यादव। अब दलित, महादलित और यादव एक साथ रहेंगे और एक साथ आ गए
जिसकी कोशिश की जा रही है, जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति की बात करके वो यदि साथ आ गए तो ये महागठबंधन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। अब आपको सीधे लेकर चल रहे हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहाँ की एक चुनावी तस्वीर। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला विक्रम विधानसभा क्षेत्र भी हर मायने से अविकसित ही कहा जा सकता है। पटना जिला का हिस्सा और नगरीय पंचायत के गठन के बावजूद यहाँ की तस्वीर तनिक भी नहीं बदली है। इलाके की पहचान बेशक बढ़ी, लेकिन व्यवस्था का विस्तार नहीं हो सका। बदहाल सड़कें और गंदगी की समस्या आम है। इलाके की सबसे बड़ी मुसीबत बिजली की कमी है, जिसकी जद में आम नागरिक, व्यवसायी और किसान सभी आ जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर अब तक शुरू नहीं हो पाया है। लोगों को बेहतर इलाज के लिए 45 किलोमीटर दूर पटना जाना पड़ता है। सड़कों का विस्तार नहीं होने की वजह से बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों ने क्षेत्र की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। प्रशासन की अनदेखी और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव साफ झलकता है। रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में किसी तरह का कोई प्रयास होते नहीं दिखता। युवाओं के अंदर इस बात को लेकर काफी निराशा और रोष है। यहाँ के किसान खाद बीज की कालाबाजारी से परेशान हैं। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने की वजह से खेती किसानी लगातार एक दुरूह कार्य होता जा रहा है। किसानों और गरीबों की खातिर बनी जन सरोकारों से जुड़ी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। यादव और भूमियार बहुल इस इलाके की राजनीति में दमदार भूमिका हमेशा बीजेपी की रही है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अनिल कुमार और लोजपा के सिद्धार्थ के बीच कांटे की टक्कर रही। हालांकि सीट पर फिर से बीजेपी ने ही कब्जा जमा लिया। क्या दिख रहा है आपको इस बार? देखिए, बहुत मज़ेदार है। अब दलित वोट का जो इम्पैक्ट था वो लोजपा ने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। और आप कह रहे हैं भूमियार और यादव, तो भूमियार यादव और जो अगड़ी जातियां हैं और तो उनके वर्चस्व के कारण वो क्या करते हैं कि कई बार दूसरी जो पिछड़ी जातियां होती हैं उनके वोट को अपने साथ कैरी कर लेते हैं। उस कैरी करने के प्रोसेस में उस तरह से क्या हो रहा है कि भाजपा को एक एज मिल जाता है, थोड़ा सा जो कैरी कर लेते हैं अपने साथ कुछ वोटर्स को। तो जो वो एज मिला, वो एज के कारण एकदम मार्जिनल वोट से बीजेपी जीत गई। अब है कि समीकरण फिर बदला। अब देखिए, लोजपा भाजपा के साथ बैठी हुई है। तो अब पहले क्या था कि लोजपा भाजपा के साथ है और सिद्धार्थ महागठबंधन की ओर आ गए हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ ये देखना होगा कि पिछली बार जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें लोजपा के होने के कारण लोजपा और राजद में एक 36 का आंकड़ा चल रहा था। तो अब जो यादव वोट थे वहाँ के, वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए थे। अब लोजपा और भाजपा एक साथ है, तो क्या यादव वोट भाजपा को मिलेगा इस बार? वो सोचने वाली बात है। यदि वो वोट नहीं मिला तो फिर लेकिन लोजपा का जो वोट है, जो दलित वोट है, वो भाजपा के पास जा सकता है, उसको कॉम्पनसेट कर लेगा। तो उस और लोजपा का वोट हमेशा ट्रांसफरेबल होता है। रामविलास पासवान ने इसे करके दिखाया। वही बोल रहा हूँ, जो पासवान वोट है वो तो ट्रांसफर हो ही सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो गठबंधन बदले हैं, जो रिश्ते बदले हैं राजनीतिक दलों में, उसके हिसाब से जो कास्ट इक्वेशन है वो भी बदलेगा। और उस बदलाव का जो जम्बलिंग, जो उसका ऊपर नीचे हो रहा है, वो अब मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि राज्य की राजनीति में राजद एक तीसरी धुरी तो है ही, ये मानकर चले। लेकिन क्या वजह है कि विक्रम में भी उसने पांव उस तरीके से नहीं पसार रखे हैं? देखिए, तीसरी धुरी नहीं, मैं तो राजद को दूसरी धुरी ही मान रहा हूँ अभी तक का जो चुनावी माहौल है उस हिसाब से। और विक्रम में राजद के नहीं होने का कारण भाजपा है, क्योंकि जो एक ट्रेंड और एक रुझान जो भाजपा की तरफ आया है, तो कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां यादव के लिए भाजपा एक नेचुरल चॉइस भी बना है। और चूंकि राजद पूरी तरह से डिफीटेड थी, जो नीतीश और बीजेपी एक साथ आ गए, लालू का प्रॉब्लम हो रहा था लोजपा के साथ भी, तो लालू थोड़े दिन के लिए अलग थलग पड़ गए थे। तो उसके कारण जो एक पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में जुड़ गए, तो उसमें वो अलग थलग पड़ गए और कमजोर पड़, और हवा भी उनके खिलाफ बह रही थी। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं,
आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बिक्रम विधानसभा सीट की तस्वीर पर। बिक्रम से बीजेपी के रामकृपाल यादव को 72,674 वोट मिले तो राजद की मीसा भारती को 52,394 वोट मिले। जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव को मात्र 9,988 वोट तो बीएसपी के राजकुमार राम को मात्र 3,460 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, लोकसभा के आंकड़े वही फासला 20-22 हजार का हर जगह बना हुआ है और वो 20,000 का फासला इस कांस्टेंट बात को एक बात है जो कांस्टेंट है, जो इसको इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है, वो ये है कि स्प्लिट तो यादव वोट में हुआ, जो स्प्लिट में मार्जिनल वोट रामकृपाल जी के पास आ गए, पर रामकृपाल जी के पास जो स्प्लिट के मार्जिनल वोट आए उसमें सारे अग्रय जातियों का वोट जुड़ गया। तो बिक्रम की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या देख रहे हैं आप? मुश्किल है अभी कुछ कहना, लेकिन एडवांटेज बीजेपी ही रहेगा। विक्रम का चुनावी परिदृश्य भले ही धुंधला हो, लेकिन हमारे विशेषज्ञ एडवांटेज बीजेपी की बात कर रहे हैं। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है विक्रम की वोटरों की राय जानने की। आइए जानते हैं यहाँ की जनता जनार्दन की राय शुमारी। ट्रामा सेंटर जो है यहाँ बरसों से बना हुआ है, करोड़ों के लागत से, जो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। ट्रैफिक का मामला अक्सर जाम रहता है यहाँ पे। नीतीश सरकार में सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ मिला, उसमें भी पैसे वाले को नौकरी मिला, जो बेचारे गरीब थे वो डिवीजन से पास किए उनको भी नौकरी नहीं मिला। यहाँ सबसे पहले तो लाइन जो कहे थे, जो लाइन हम लोग को यहाँ दिक्कत है, समय पर बारिश पानी नहीं मिलता है, समय पर खाद खरीद नहीं मिलता है। स्कूल में जो है सो एक चीज़ भी ढंग से नहीं होता है, कभी टीचर नहीं आते हैं, कभी प्रिंसिपल नहीं आते हैं। फरवरी मार्च में धान बेचे हैं और अभी तक धान के पैसा नहीं मिला है। बिक्रम प्रखंड के बेने बिघा से लेकर के और गोना तक हम लोग को पानी की बहुत कठिनाई हो रही है। सबसे बड़ी समस्या हम लोग की युवाओं की शिक्षा की है, जो विधायक ने पूर्ण नहीं की। पानी टाइम पर न मिल रहा है, खाद खरीद न मिल रहा है, किसान के हिका धान गया है, कुछ के पेमेंटे नहीं हुआ है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, एसएमएस करें या फ़ोन करें। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज बस इतना, कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी बहादुरगंज और अमौर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत